बोलो। राबड़ी क्या दाम खाओ, लिखो। हाँ नहीं, तू बिजी है। मोदी जी कॉल करते हैं तेरे को, मोदी जी ने पूछा होगा बिहार में इतना अच्छा रिजल्ट आया, क्या करें, तूने बताया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कब घर से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। नहीं बिजी है, मैं समझता हूँ यार। भाई भाई इतनी समझते हैं यार आपस में। मुझे तो पहले से ही पता था यार काम रहता है तेरे, इसलिए मैंने टोका ही नहीं था तेरे को। आज से पहले कहा था कि आंसर लिखे कि नहीं लिखे, नहीं कहा ना। समझता हूँ इतना फीलिंग यार। अभी कई काम होंगे तेरे को, और घर से नहीं तो दूसरों के भी मूर्खताएं नहीं करनी, जो करना वो यही करना है भाई। आप, मैं जब भी स्टूडेंट को देखता हूँ ना, जैसे इसने कहा, तो मेरे सामने दो लॉजिक आते हैं। एक तो ये आता है कि सर 2 बार लिखने से याद हो जाता है। यदि 2 बार लिखने से याद हो तो किसी किताब के पन्नों को 5 बार लिख के राइटिंग करा याद होगी क्या? इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ धीमे धीमे, यहाँ पे आप जल्द जल्द लिख लेता हूँ, घर पे जाकर आराम से धीमे धीमे लिखता हूँ। तो देखो भाई, तुमने 17-18 साल का जीवन तो जी लिया, इसमें राइटिंग नहीं सुधरी तो घर पे जाके भी सुधरनी। सेकंड कहां तक लिखा था हमने? 23, तो ये हो जाएगा 23 से 41। अब देखो, जब समझौता हुआ था ना 22 में, तो उसमें 2 बातें हुई थी। एक तो टैक्स कम करो, तो सरकार ने कहा कि हम आपके कितने टैक्स कम कर देंगे? 35। एक किसानों का भाई हम लाटा कुंता से परेशान है। कैसे परेशान है? तो फिर लाटा कुंता से परेशान तो क्या किया जाए? लाटा कुंता में क्या था, अंदाजे से टैक्स लेते हैं, तो अंदाजे से टैक्स लेना बंद करो। तो क्या करो, टैक्स को फिक्स करो। तो टैक्स को फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भूमि बंदोबस्त। क्या करना पड़ेगा? जैसे खालसा में भूमि बंदोबस्त कर दिया था, जमीन नाप दी, जमीन नाप की कौन सी जमीन कैसी है उस पर उतना ही क्या लगा दिया गया? टैक्स। यदि जमीन अच्छी है तो टैक्स ज्यादा हो जाएगा, और जमीन खराब है मतलब फसलें कम होती है तो वहां पे टैक्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर भी ये मांग थी कि हमारा भूमि बंदोबस्त कराओ। तो सरकार ने कहा ठीक है भूमि बंदोबस्त करवा देंगे। तो भूमि बंदोबस्त करवाने के लिए एक बंदा भेजा गया, उसका नाम था ट्रेंच। क्या नाम था? एक अंग्रेज अधिकारी था। इसको किस लिए भेजा गया बताओ? क्या करने के लिए? भूमि बंदोबस्त। ये भूमि बंदोबस्त अधिकारी था, लैंड सेटलमेंट ऑफिसर। कौन सा ऑफिसर था बताओ? अच्छा, इसका काम है कि जमीन को देखना, जमीन को नापना और जमीन का टैक्स डिसाइड करना कौन सी जमीन पे कौन सा लगेगा। अब अपने जमीन 2 प्रकार की होती है। एक वह जमीन जिसमें सिंचाई होती है, एक वह जमीन जिसमें सिंचाई, इरिगेटेड लैंड और नॉन इरिगेटेड लैंड। जिसमें इरिगेशन होती है मतलब कुआं है, कोई नहर है, तालाब है, वो तो हो जाएगा आपकी इरिगेटेड। और जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बारिश होगी तब तो फसल हो जाएगी, वो कौन सी हो जाएगी? नॉन इरिगेटेड। मतलब सिंचित भूमि और असिंचित भूमि। मुझे आप बताओ इन दोनों में से टैक्स ज्यादा किस पे होना चाहिए? सिंचित पे होना चाहिए। ट्रेंच उल्टा कर गया, ट्रेंच असिंचित पे कर बढ़ा गया। किस पे कर बढ़ा गया? किसान मर गए। उसको बेचारे को, अंग्रेज को समझ में आया नहीं कि कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, उसको जैसा समझ में वो कर गया। तो कौन सी जमीन पे टैक्स बढ़ा दिए? लिखो, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने लैंड सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने लैंड सेटलमेंट ऑफिसर ट्रेंच, भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे। रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड। असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे। रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड। असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे। रेज्ड टैक्सेस ऑन नॉन इरिगेटेड लैंड। असिंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे। किसने? किसान फंस गए। किसान लोग अब क्या करें? किसान थोड़े दिन तो इधर उधर घूमे, फाइनली गए विजय सिंह पथिक के पास। किसके पास गए? और विजय सिंह जी जाका, भाई एक तो धन्यवाद, आपने हमारा टैक्स कम करवाया था, हमारे कर माफ करवाए थे थोड़े, और हमारी भूमि बंदोबस्त की भी बात आपने समझौते में करवाई थी हमारी। विजय सिंह जी ने कहा साहब आपकी मेहनत है, मेरे को किस बात का धन्यवाद। आज बताओ कैसे है कि सर एक थोड़ी अड़चन थी। बताओ, एक तो आपने 35 कर माफ करवाए थे, लेकिन बिजोलिया का सामंत केसरी सिंह उस समझौते को लागू करता नहीं। दूसरा, ट्रेंच ने हमारे भूमि बंदोबस्त किए, लेकिन जिस जमीन पे कर बढ़ाने थे उस पर तो बढ़ाए नहीं, और जिस पे नहीं बढ़ाने थे उस पे बढ़ा दिए, तो हम तो मर गए। असिंचित जमीन में वैसे भी खेती कम होती है, फसलें उसमें कम होती है, और टैक्स क्या हो गए उसके अंदर ज्यादा, हम तो दोनों तरफ से मर गए। विजय सिंह जी ने कहा वो जब 35 कर माफ कर दिए तो बिजोलिया का सामंत लागू क्यों नहीं कर रहा? केसरी सिंह की क्या दिक्कत है? तो सर बिजोलिया के सामंत का यह कहना है कि जमीन मेरी है और मेरी जमीन में खेती करोगे तो पूरे टैक्स लगेंगे, टैक्स में कमी आएगी नहीं। तो विजय सिंह जी ने कहा अच्छा उसको जमीन का घमंड है। हाँ साहब पूरा दिखा रहा है वो तो कहा आपके पास जमीन के कागज है क्या? इस असिंचित भूमि जिस पे कर बढ़ा दिए इसके कागज है क्या? आप किसानों का हाँ साहब पट्टा है। पट्टा समझते हो? प्लॉट कार पट्टा होता है खेत का, हमारे पास पट्टे हैं।
तो एक आप काम करो, उस सामंत के पास वापस जाओ, बिजोलिया के फ्यूडल के पास वापस जाओ और उसको जाके जमीन के कागज वापस दे दो कि ले तेरी जमीन रख, और हम तेरी जमीन में खेती नहीं करेंगे। वो यही तो करा, मेरी जमीन में खेती कर, तो उसको रख ले तेरी जमीन। किसान का साहब मर जाएंगे, जमीन ही चली जाएगी अपने। तो विजय सिंह जी ने कहा अरे यार तुम भोले लोग, यदि तुम सारे के सारे जमीन के कागज वापस दे दोगे इसका मतलब तुम खेती करोगे नहीं, जब खेती नहीं होगी तो टैक्स भी नहीं, तो सामंत की इनकम किस बात की, टैक्स की। यदि तुम खेती नहीं करोगे, टैक्स नहीं दोगे, तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, बंद। तो वो तो हाथाजोड़ी करेगा तुम्हारे, और वो तो तुम्हें कहेगा प्लीज खेती कर लो यार, तुम दोगे उतने टैक्स ही दे देना बोले। और तब तुम उसको कहना कि पहले तो हमने 84 में से 35 माफ करवाए थे, अब तो 35 ही देंगे। किसानों का क्या ऐसा भी हो सकता है? विजय सिंह जी का पहले इस्तेमाल करो। तो 1927 में विजय सिंह जी के कहने पर किसानों ने अपनी कौन सी जमीन असिंचित, कौन सी, किसको वापस दे दी, सामंत को। किसको वापस दे दी, सामंत को जमीन वापस दे दी। और किसान नारे लगाते गए, बिजोलिया का सामंत मुर्दाबाद, विजय सिंह पथिक जिंदाबाद। बिजोलिया का सामंत बाहर आया केसरी सिंह, उसने पूछा हाँ भाई क्या दिक्कत है तुम्हारे आज, क्या रहे तू क्या कर रहा था, 84 टैक्स लूंगा, 35 लूंगा, रिटेल लूंगा, एक ही नहीं देंगे, जमीन कागज पकड़, हम तेरी जमीन में खेती नहीं करेंगे। वो उतना ही कूल आदमी, उसने कागज लिए सर और कागज लेके रखे। उसने कहा यदि अब भी आप में से कोई खेती करना चाहता तो हाथ खड़ा कर दो, मैं कागज वापस दे दूंगा। आधे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, सॉरी शक्तिमान ये लेके आए थे हमें। तो उसने कहा कागज लो जाओ खेती करो। आधे लोग अभी भी नारे लगा रहे थे कि ना हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। उसने वापस कहा कि वन मोर चांस, एक मौका और है, यदि कोई कागज लेना चाहते हो। थोड़े लोगों ने हाथ खड़े किए कि सॉरी ये लाए थे पड़ोसी, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। उसने कागज लो चले जाओ। कुछ मेरे जैसे नेता थे, उन्होंने कहा नहीं साडा हक इत्थे रह, हम खेती नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे और तेरे को टैक्स माफ करने पड़े। उसने उन सबकी जमीन को जब्त कर लिया। क्या कर लिया, जमीन ही खा गया, सीज कर गया वो सारी जमीन। लिखो 1927 ईस्वी में, हाँ नमस्ते नमस्ते बैठो आप। 1927 ईस्वी में, इन 1927 एडी, 1927 ईस्वी में 1927 एडी, विजय सिंह पथिक के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ विजय सिंह पथिक, किसानों ने पीजेंट्स अपनी असिंचित भूमि सामंत को वापस लौटा दी। रिटर्न देयर नॉन इरिगेटेड लैंड टू फीडल लोड। अपनी असिंचित भूमि सामंत को वापस लौटा दी। रिटर्न देयर नॉन इरिगेटेड लैंड टू फीडल लोड। अपनी असिंचित भूमि सामंत को वापस लौटा दी। रिटर्न देयर नॉन इरिगेटेड लैंड टू फीडल लोड। अपनी असिंचित भूमि सामंत को वापस लौटा दी। रिटर्न देयर नॉन इरिगेटेड लैंड टू फीडल लोड। सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। फीडल लोड सीज्ड दिस लैंड। सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। फीडल लोड सीज्ड दिस लैंड। सामंत ने इस भूमि को जब्त कर लिया। फीडल लोड सीज्ड दिस लैंड। कौन सी भूमि को, वो जो असिंचित जमीन जो किसान दे के, तो उसने क्या कर लिया, उनको जब्त कर लिया। किसान मर गए दोनों तरफ से। पहले कम से कम टैक्स ज्यादा लग रहे थे, जमीन तो थी आदमी के पास, ये तो कम से कम घमंड था कि मेरे पास क्या है, जमीन। अब तो हाथ से क्या निकल गई। जब किसान थोड़े दिन तो भटके इधर उधर, फिर गए विजय सिंह जी के पास। विजय सिंह जी का रुको, तुम बोलते हो उससे पहले मेरी सुनो। मैंने कहा था कि आप जमीन लौटा दोगे, सामंत पे दबाव आएगा, आया कि नहीं आया? किसानों का सब दबाव पूरा आया अपने पे, क्योंकि सामंत तो अपनी क्या खा गया, जमीन। क्या बात कर, जमीन जब्त कर लेगा? हाँ साहब जमीन जब्त कर गया हो। तो विजय सिंह जी का फिर तो कोई नया तरीका देखना पड़ेगा हमें। तो साहब एक तरीका हमारे पास, हम बताएं क्या? विजय सिंह का हाँ बताओगे, आज के बाद आप बिजोलिया में दिखे तो बता। लिखो 1929 ईस्वी में, इन 1929 एडी, 1929 ईस्वी में 1929 एडी, विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए थे। विजय सिंह पथिक गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मूवमेंट। विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए थे। विजय सिंह पथिक गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मूवमेंट। विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो गए थे। विजय सिंह पथिक गॉट सेपरेटेड फ्रॉम मूवमेंट। कौन आंदोलन से अलग हो गए थे? विजय सिंह पथिक आंदोलन से क्या हो गए थे? अलग हो गए थे। अपने यहाँ के जो बाकी नेता थे, माणिकलाल वर्मा, ये जो नेता थे, इनसे विजय सिंह पथिक की बननी बंद हो गई थी। नेताओं में क्लेश हो गए थे आपस में, इसलिए बाद में गुट बन गए थे। गुट बन गए तो बाद में कुछ किसान इनकी तरफ आ गए, कुछ किसान इनकी तरफ चले गए। विजय सिंह जी बाहर के थे, राजस्थान के थे नहीं, तो बाद में विरोध हुआ। तो उनका भाई ठीक है तुम जानो, तुम्हारा काम जानो।
जब विजय सिंह जी यहां से चले गए तब किसानों को समझ में आ गया, अरे यार गलत आदमी को भेज दिया हमने, काम का आदमी था। एक तो क्या है, विजय सिंह जी की पत्रकारों में बहुत अच्छी पहुंच थी, अखबारों में डेली न्यूज आती रहती, बड़े नेताओं को जानते थे, गांधी जी को उनको जाना करते थे, तो गांधी जी उनसे बातचीत होती रहती, तो गांधी जी ने कुछ बोलते फिर अखबारों में छपता, अंग्रेजों पे दबाव पड़ता, राजाओं पे दबाव पड़ता। अब अपनी बात करने वाले नहीं बचा, इतना बड़ा नेता ही नहीं है। किसान इकट्ठे होके गए गांधी जी के पास, किसके पास गए, और गांधी जी को जाकर, हमारे नेता थे विजय सिंह पथिक, वो आंदोलन छोड़ के चले गए, अब आप चलो और हमारा आंदोलन करो। गांधी जी का बावली बात नहीं, मैं केवल अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का ठेका लेता हूं, राजाओं के खिलाफ आंदोलन का कोई ठेका नहीं। नहीं बाबू चलना पड़ेगा। तो बापू उनका एक काम करते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा, आपके एक दूसरा बंदा भेज देते हैं, राजस्थान का एक बंदा भेज देते हैं। और गांधी जी ने अपने खास आदमी को राजस्थान भेजा, जमनालाल बजाज। किनको भेजा कि बजाज जी जाओ, आपके राजस्थान का मैटर है, संभालो आप, लिखो। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। गांधी जी सेंट जमनालाल बजाज फॉर मूवमेंट। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। गांधी जी सेंट जमनालाल बजाज फॉर मूवमेंट। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के लिए भेजा। गांधी जी सेंट जमनालाल बजाज फॉर मूवमेंट। किसको आंदोलन के लिए भेजा, जमनालाल बजाज को। किसने, अब बजाज जी सेठ आदमी भाई, थोड़े दिन तो यहाँ रुके, राजस्थान में गर्मियां बड़े भयंकर वाली, बजाज जी से को रहा जाए। और एक दिन बजाज जी ने कहा, लो भाई किसानों इधर आओ, और कहा मेरे थोड़ी तबीयत खराब है, दिल्ली जाना पड़ेगा मेरे को। तो किसान कहे हैं अब तो हमारा आंदोलन करना पड़ेगा, वापस आप जा। अरे बजाज जी ने कहा, समझो यार, तुम्हारे आंदोलन के लिए मैं एक नया लड़का लेके आया हूं मध्य प्रदेश से। कहां से, और ये आज के बाद तुम्हारा आंदोलन करेंगे। इनका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। क्या नाम है, किसानों का साहब हम नहीं जानते कौन है, कल का लड़का है, इसको क्या आता है क्या नहीं आता हमें क्या पता। हमें ऐसे नेता की आवश्यकता है, इसको हिंदी भी अच्छी आए, अंग्रेजी भी अच्छी आए, अखबारों में आर्टिकल लिखे, अखबार वालों से बात करे, बड़े नेताओं से बात करे, कांग्रेस से बात करे, अंग्रेजों से, राजाओं से, ऐसा आदमी चाहिए हमें तो। और ये कल का लड़का, हमें क्या पता इसको क्या आता है क्या नहीं आता। बजाज जी का अभी रुको आप, हरिभाऊ खड़े हो भाई, भाषण दो। और अब हरिभाऊ खड़े हो, उन्होंने पूरा अंग्रेजी में भाषण दे दिया, टू द हेडमास्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। किसानों का आई है इतनी अंग्रेजी एक साथ। तो कुल मिला के अपना नेता किसको बना के चले गए, अपने सामने नारे लगा दिए, हमारा नेता कैसा हो, हरिभाऊ। हरिभाऊ ने कहा, अभी थ्रस्टी करो तो मैंने सुना ही नहीं है। देखो थ्रस्टी करो आती है क्या आपको, है थ्रस्टी करो आती है, चलो फिर ठीक है। आई कहानियां याद नहीं किया आपने, आपके नहीं लगती थे क्या यार, हम तो 10th तक अंग्रेजी में यही पढ़ते थे कि 50 कहानियां याद कर लो, थ्रस्टी करो, ग्रीडी डॉग, हंग्री फॉक्स, एन ऑनेस्ट वुड कटर, ये याद नहीं किया आपने, बी एंड ए डो, और ये माई स्कूल, ए लोइन एंड ए माउस, माई स्कूल, माई बेस्ट फ्रेंड, काऊ, ए पिकनिक, माई हॉबी, ये याद नहीं किया आपने, किए थे आपने, आपके लगते हैं क्या अभी हट गए, अभी आते हैं क्या एग्जाम के अंदर। हाँ हम तो यू संजीव पासबुक लेके लगते थे भाई साहब, 50 कहानियां 50 एप्लीकेशन इनके याद कर लिया करते थे। लिखो चलो, जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। जमनालाल बजाज अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय एज लीडर ऑफ मूवमेंट। जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। जमनालाल बजाज अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय एज लीडर ऑफ मूवमेंट। जमनालाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता नियुक्त किया। जमनालाल बजाज अपॉइंटेड हरिभाऊ उपाध्याय एज लीडर ऑफ मूवमेंट। फाइनली आंदोलन अपनी धीमी धीमी गति से चलता रहा। 1941 में मेवाड़ में एक प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका नाम था वी राघवाचारी। क्या नाम था, विजय राघवाचारी या वी राघवाचारी उनका नाम था। कौन बने मेवाड़ के प्रधानमंत्री, क्या बने मेवाड़ में प्रधान, और एक मेवाड़ में राजस्व मंत्री बने। कौन से मंत्री, राजस्व समझते हो ना, ये जो किसानों से संबंधित मैटर होते हैं इनको रेवेन्यू मैटर बोलते हैं। तो एक राजस्व मंत्री बने, उनका नाम था मोहन सिंह मेहता। क्या नाम था, तो प्रधानमंत्री कौन थे बताओ, और राजस्व मंत्री कौन थे, मोहन सिंह मेहता। इन दोनों ने किसानों को बुलाया और किसानों को बुला कहा, हम आपका समझौता करवा देंगे, जो जमीन जब्त की गई थी वापस दिलवा देंगे, जो टैक्स ज्यादा है वो आपके कम करवा देंगे, जमीन का बंदोबस्त करवा देंगे, पूरा मामला सेटल कर लेंगे। बस एक कंडीशन है, बताओ साहब क्या है, कि किसान आएंगे बातचीत करने के लिए, नेता एक भी आना, ये जो आपके नेता घूमते हैं हरिभाऊ उपाध्याय, माणिकलाल वर्मा, इनमें से कोई भी आना। किसान गठन साहब आप तो समझौता करवाओ। किसान नेताओं के पास अगर नेताओं को जाकर हम समझौता करने के लिए जा रहे हैं, प्लीज पीछे मत आ जाना।
नेता उनका समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हो, यार हम आपके साथ है, किसानों का नहीं, आज के बाद हम आपके साथ है, हम समझौता करके आ रहे हैं। नेता उनका यार ऐसे थोड़ी होता है, कहना क्या चाहते हो साफ साफ बोलो, किसानों का तलाक तलाक तलाक। लिखो 1941 ईस्वी में 1941 एडी 1941 ईस्वी में 1941 एडी मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी, मेवाड़ पीएम वी राघवाचारी, मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता एंड रेवेन्यू मिनिस्टर मोहन सिंह मेहता तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता, मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी, मेवाड़ पीएम वी राघवाचारी तथा राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता एंड रेवेन्यू मिनिस्टर मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद पीजेंट्स, ने किसानों के साथ समझौता करवाया, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद पीजेंट्स, किसानों के साथ क्या करवाया, समझौता, मीडिएटेड एन एग्रीमेंट विद पीजेंट्स, तथा जब्त जमीनें किसानों को वापस दी गई, तथा जब्त जमीनें किसानों को वापस दी गई, एंड सीज्ड लैंड्स वर रिटर्न्ड टू पीजेंट्स, तथा जब्त जमीनें किसानों को वापस दी गई, एंड सीज्ड लैंड्स जो सीज कर ली गई थी ना, वर रिटर्न्ड टू पीजेंट्स, तथा जब्त जमीनें किसानों को वापस दी गई, एंड सीज्ड लैंड्स वर रिटर्न्ड टू पीजेंट्स। ये भाई आपका बिजोलिया है। कितने चरणों में बिजोलिया चला, 3 चरणों में ना। कुछ कारणों से आंदोलन शुरू हुआ, फाइनली जमीनें जब्त हुई, लास्ट में जमीनें वापस मिली, तब आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। कि समझौता हो गया, समझौता हो गया तो मतलब लगभग किसानों की बातें क्या कर ली गई, मान ली गई। कब हुआ आंदोलन शुरू, 1897 में। कब हुआ था, कब जाके खत्म हो रहा है, 1941। कितने साल चला है, 44 साल। कितने साल चला है, दुनिया में कोई आंदोलन नहीं हुआ जो इतने साल चला हो और अहिंसक हो। कैसा हो, नॉन वायलेंट, किसी प्रकार की कोई वायलेंस इस आंदोलन के अंदर। देख लो हम कल से पढ़ रहे हैं, कल का पूरा दिन लगा, आज वापस हम पढ़ रहे हैं। अभी तक एक भी जगह हमने पढ़ा कहीं फायरिंग हो गई, एक भी जगह पढ़ा किसानों ने किसी का सिर फोड़ दिया ना, किसी प्रकार की किसी कोई वायलेंस नहीं। लिखो आंदोलन का महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट, कि बिजोलिया आंदोलन का क्या महत्व था, आंदोलन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मूवमेंट। अच्छा, एक तो मैं ये कह सकता हूं बिजोलिया राजस्थान का पहला आंदोलन। अच्छा, हम कहेंगे इससे पहले भी नहीं हुए क्या, हुए कुछ छोटे मोटे आंदोलन हुए, लेकिन एकदम संगठित रूप में कि ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर बाकायदा पार्टियां होगी, मीटिंग्स होगी, अधिवेशन होंगे, और इतना लंबा यदि कोई आंदोलन चला तो वो पहला हमारा कौन सा था, बिजोलिया। लिखो 1 नंबर लिखो, यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। इट वॉज फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। दूसरा जो मैंने अभी कहा कि दुनिया में सबसे लंबा यदि नॉन वायलेंट कोई मूवमेंट चला था तो वो कौन सा था, देखो यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। यह विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। कितने साल चला था, देख लिया, नॉन वायलेंट मूवमेंट। इट वॉज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नॉन वायलेंट मूवमेंट। कितने साल चला था, लिखो इसके ब्रैकेट में 44 वर्ष, इसी लाइन के ब्रैकेट में लिखो 44 ईयर्स। तो ये पूछ ले बिजोलिया कितने साल चला था, अपने याद तो रहे कितने साल चला था। एक बड़ी जोरदार चीज, कल से या पहले से हम ये बात कर रहे थे कि जब अंग्रेजों का राज था तो भारत 2 प्रकार का था। एक वह भारत जहां अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश इंडिया। एक वह भारत जहां राजाओं का राज था, वो क्या था, प्रिंसली इंडिया। और आपस में कोई कनेक्शन नहीं। प्रिंसली इंडिया की समस्याएं अलग, ब्रिटिश इंडिया की समस्याएं अलग। प्रिंसली इंडिया के आंदोलन अलग, ब्रिटिश इंडिया के आंदोलन अलग, लेकिन यहां दोनों मिले हैं। प्रिंसली इंडिया में आंदोलन हो रहा है बिजोलिया, बात हो रही है उसकी नागपुर में। बात कहां पर हो रही है,
बात हो रही है उसके अमृतसर में। अखबार निकलता था कानपुर से, अखबार निकलते नागपुर से, अखबार निकलते पूना से, खबरें किसकी छपती? अखबार निकलता कलकत्ता से, खबर किसकी छपती? हरिभाऊ उपाध्याय मध्य प्रदेश के नेता है, आंदोलन करने कहां है? इसका मतलब राजस्थान राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा। किससे जुड़ा? किसके माध्यम से? बिजोलिया के माध्यम से। किसके माध्यम से? कि बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन किया तो राजस्थान की बातें नेशनल मूवमेंट में भी। वरना ये मानते हैं नेशनल मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ चलता है, उसमें राजस्थान की बात क्यों होगी? क्योंकि राजस्थान में तो अंग्रेजों का राज नहीं था, राजस्थान में किसका राज था? राजाओं का। और कांग्रेस कहती थी हम राजाओं के खिलाफ आंदोलन करेंगे, पर यहां कम से कम साथ तो दे रहे हैं, बात तो हो रही है। देखो इस आंदोलन ने दिस मूवमेंट राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था, कनेक्टेड राजस्थान विद नेशनल मूवमेंट। राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था, कनेक्टेड राजस्थान विद नेशनल मूवमेंट। राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा था, कनेक्टेड राजस्थान विद नेशनल मूवमेंट। 44 साल आंदोलन चला तो धन भी लगा होगा। आंदोलन करने के लिए रुपए चाहिए भाई साहब, बिना रुपए के आंदोलन होंगे? गांधी जी के सारे आंदोलनों को बजाज और बिड़ला फंड दिया करते थे। तो बजाज और बिड़ला नहीं होते तो गांधी जी कल घर बैठते। तो हमारे भी बिजोलिया चला तो धन लगा होगा। किसानों ने सारा धन खुद इकट्ठा किया। कई बाहर के लोग आए, धन्ना सेठ आए, पैसे वाले लोग आए जो बिजोलिया के नहीं थे, उन्होंने कहा साहब हम रुपए देंगे किसानों का नाम, बाहर का हम एक पाई भी लेंगे, किसी भी दूसरे सेठ का जो बिजोलिया का नहीं उसे 1 रुपया भी लेंगे। क्यों साहब? साहब यदि बाहर से रुपए लिए जाएंगे तो कल को वो बाहर वाला आदमी जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। कल को वो चलाएगा, वो कहेगा साहब मैंने रुपए दिए तो मेरे हिसाब से आंदोलन करो, हम किसी का प्रेशर झेलेंगे? दूसरा हो सकता है ना जो रुपए दे रहा वो जाके सरकार से समझौता कर लेगा, आंदोलन खत्म। हम क्या करेंगे? ना हम बाहर वालों का किसी प्रकार का कोई धन ग्रहण करेंगे। ये किसानों के स्वाभिमान को दिखाता है। किसको दिखाता है? कि हमारा किसान इस मामले में सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है। उसने कहा रुपए कम इकट्ठे कर लेंगे लेकिन बाहर से कोई भी रुपए लेंगे। देखो आंदोलन के दौरान ड्यूरिंग मूवमेंट किसानों ने बाहर से कोई धन ग्रहण नहीं किया था। पेजेंट्स डिड नॉट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम आउटसाइड। किसानों ने बाहर से कोई धन ग्रहण नहीं किया था। पेजेंट्स डिड नॉट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम आउटसाइड। किसानों ने बाहर से कोई धन ग्रहण नहीं किया था। पेजेंट्स डिड नॉट एक्सेप्ट मनी फ्रॉम आउटसाइड। देख लिया? किसानों ने। तू रफ में क्यों लिखता रहता है? ना, कल से फेर लगेगा। क्यों करता है ऐसा? याद हो जाता है। आज अखबार को जाके 3 बार लिखना, फिर बताना कितनी बार याद हुआ तेरे। और कितने लोग हैं जो यहां पे रफ में लिखते हैं, घर पे जाके फेर करते हैं? ना, ये मूर्खताएं नहीं करनी। जो करना वो यही करना है भाई। मैं जब भी स्टूडेंट को ही देखता हूं ना, जैसे इसने कहा, तो मेरे सामने 2 लॉजिक आते हैं। एक तो ये आता है कि सर 2 बार लिखने से याद हो जाता है। यदि 2 बार लिखने से याद हो तो किसी किताब के पन्नों को 5 बार लिख के देख लो और मुझे बता दो याद हो गई क्या। आपकी यदि याद होता है ना, उसका एकमात्र कारण है कि आप क्लास में पढ़ के गए थे, आपने क्लास में पूरा ध्यान दिया था, जो भी बातें क्लास में बोली गई थी वो सुनी थी, इसलिए आपको याद हुआ। वरना 2 दिन क्लास में एब्सेंट रह जाओ, फिर वो जो नोट्स है उनको लिखो और मुझे बताओ याद हो गई क्या। नहीं होते, मरे याद नहीं होते, जीवन भर याद नहीं होते। यदि क्लास में एक भी दिन एब्सेंट हो गए, वो नोट्स कभी उतने अच्छे याद नहीं हो पाएंगे हमारे। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मेरी राइटिंग खराब है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ धीमे धीमे, यहाँ पे आप जल्द जल्द लिख लेता हूँ, घर पे जाकर आराम से धीमे धीमे लिखता हूँ। तो देखो भाई, तुमने 17-18 साल का जीवन तो जी लिया, इसमें राइटिंग नहीं सुधरी तो घर पे जाके भी सुधरनी। और ज्यादा खराब राइटिंग का लोड लेना नहीं है। मैंने इस एग्जाम में देखा है, जिनकी राइटिंग जितनी खराब उनकी सिलेक्शन उतने जल्दी है, क्योंकि वहां पढ़ने वाले को भी आपकी समझ में आती तो उसको लगता है कुछ ठीक ही लिखा होगा। और ज्यादा साफ राइटिंग होती है, उनका समझ में ज्यादा, अच्छा गलत लिख दिया क्या, नंबर काट देता है। दूसरा, पेपर इतना लेंदी आता है कि जिनकी अच्छी राइटिंग होती है उनकी भी खराब हो जाती है। तो ये फिर तीसरा कोई लॉजिक ये देता है कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हो इसलिए हमसे लिखा ही नहीं जाता क्लास में। यदि आपको ऐसा लगता है अपने और धीरे धीरे बोल लेंगे। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि पर सेकंड में जितने वर्ड्स निकलते हैं किसी व्यक्ति के मुंह से, मेरे ज्यादा ही निकलते हैं थोड़े, मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, पर मैं एक लाइन को 6 बार रिपीट करता हूं। मुझे लगता है इतनी बार में तो कोई लिख ही लेता होगा। फिर मुझे लगता है मान लो 6 बार में भी कोई ना लिख पाया, 3 बार हिंदी में 3 बार अंग्रेजी में बोली फिर भी ना लिख पाया, तो क्लास में खड़ा होकर बच्चा कह देगा सर एक बार वापस बोलो, अपने वापस बोल जाएंगे। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा परम ध्येय है ना। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना कि यहाँ रफ करना फेर करना, फिर पूरे जीवन तो लिखता ही रहेगा। यही काम थोड़ी है। यहाँ पे लिखना है, घर पे जाके इनको याद करना है। और याद करने का मतलब जो मैंने बताया वो कि पहले पन्ने से लेकर लास्ट पन्ने तक याद होना चाहिए। आप ये कॉपी बंद करके और कोई आपको पूछे कि राजस्थान जी के सुना, और आप उसको ये नहीं पूछो क्या सुनाऊं,
या आप उसको ये नहीं कहो कि तू पूछ और मैं बताऊं, आप ये सुनाना शुरू करो कि वह आयरलैंड का रहने वाला था, है ना, वह मराठों का बढ़ाती सेनापति था, उसने जयपुर बीकानेर उदयपुर पर आक्रमण किए थे, मिलिट्री मेमोर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, उसके दोस्त विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया था। तब तो है याद, वरना टाइम पास है। धरना आपने कोचिंग में फीस दी, आप राजी कि हम कोचिंग में एडमिशन ले लिए, हम तो और राजी के पैसे आ गए, है ना, इसमें कोई भला होने वाला नहीं। याद करने का तो वो है, कई बार स्टूडेंट क्या करता है, घर पे जाके उन पन्नों को पढ़ लेता है और पढ़ कहता है याद तो ही गए। अब एक बार तो याद रहते ही है, वो तो 5-7 दिन बाद मेरे बाद में उसको लगता है कि यति ज्ञानचंद्र कर्नल की पत्नी है, कौन है, क्यों ज्ञान दे रहा है, क्या कर रहा है भाई साहब। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे, देखो ना यहीं पे लिखना आपने, क्या लिखा है, हाँ मेंस में लिखना पड़ता है भाई, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो अभी करवाएंगे हम तेरी, है ना। अभी मैंने 4 क्वेश्चन दिए थे, तूने घर पे कितने लिखे, बोलो राबड़ी क्या, दांताऊ खाओ, लिखो। हाँ नहीं तू बिजी है, मोदी जी कॉल करते हैं तेरे को, मोदी जी ने पूछा होगा बिहार में इतना अच्छा रिजल्ट है क्या करें, तूने बताया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, कब, घर से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, नहीं बिजी है, मैं समझता हूँ यार, भाई भाई इतनी तो समझते हैं यार आपस में, मुझे तो पहले से ही पता था यार काम रहता है तेरे, इसलिए मैंने टोका ही नहीं था तेरे को, आज से पहले कहा था कि आंसर लिखे कि नहीं लिखे, नहीं कहा ना, समझता हूँ इतना फीलिंग यार। अभी कई काम होंगे तेरे को, और घर से नहीं कोई दूसरों के भी काम करेगा तू, अभी कई होता क्या, स्टूडेंट शुरू शुरू में ये सोच के आता है कि मैं खूब सारा पढ़ूंगा ये करूंगा, फिर बीच बीच में थोड़े बहुत व्यवधान आते हैं उसके जीवन में, अलग अलग प्रकार के व्यवधान आते हैं, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक किसी प्रकार के हो सकते, फिर वो ना मन को दिलासा देता है कि हिस्ट्री कोई बात नहीं, छूट गया और इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, साइंस पढ़ लूंगा साइंस, पर वो तो और दिक्कत है, वो तो मेरी याद नहीं होती, वो तो अपने को आती नहीं, तो फिर अपने को लगता है एक बार ये 2 सब्जेक्ट हो जाए, हिस्ट्री और साइंस, फिर जो नए सब्जेक्ट लगेंगे वो पहले दिन से पढ़ूंगा, पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे शुरू होंगे पहले दिन से मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, फिर उनमें भी कोई ना कोई व्यवधान आता है, फिर वो कहता है बेच चेंज कर लूं तो ठीक नहीं रहेगा, नए सिरे से एकदम नया, रजिस्टर भी नया होगा, बेच भी नया होगा, मैं भी नया हो जाऊंगा, उसमें पढ़ाई कर लूंगा, फिर आप अपने आप के लिए बहाने ढूंढते हैं खूब सारे, ये केवल बहाने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। होना ये चाहिए आप जिस बैच में आए थे उसमें बिना एक भी दिन छुट्टी किए पढ़ लो, हालांकि नहीं होंगे आप में से कोई नहीं होगा जो एक भी दिन छुट्टी नहीं करेगा, आप खूब सारी लोग हैं। मेरे तो ये कभी नहीं समझ में आया कि बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब्जेक्ट है अपने पास हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और पबेड, और वो एग्जाम देने के लिए स्टूडेंट 2 महीने तक घर रहता है, एग्जाम आ गए सर घर जा रहा हूं, कौन से, बीए फर्स्ट ईयर के, सब्जेक्ट क्या है तेरे, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, पॉलिटिकल साइंस है, पबेड है, क्या करेगा, पढ़ूंगा हाँ ठीक बात करता है, पढ़नी तेरे को 1 वीक सीरीज है, जिसका नाम 1 वीक का पड़ता 1 नाइट है, उसकी बेचारी कितनी बेइज्जती है, उसका नाम 1 वीक है, फिर भी उसको 1 वीक तक कोई भी पढ़ता, उसको भी हम कितना पढ़ते हैं, और फिर भी जो तू 1 नाइट पढ़ के जाएगा वो भी अगले दिन लिख के नहीं आएगा, लिख के वही आएगा जो तू लिखेगा, और तेरा लिखा हुआ तू खुद भी पढ़ लेगा तो माइनस में नंबर देगा कि लिख क्या दिया। ये तो भला यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर मुझे लगता है कितने संत आदमी है बेचारे, उस फर्जी चीज में भी आपको 50% नंबर दे देते हैं, आप बीच में क्या का क्या लिख के आते हो आपको खुद ही नहीं पता होता, फिर भी उसके बावजूद नंबर मिलते हैं आपको, तो आप नहीं पढ़ोगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। जो चीजें डेली पढ़ाई जाती है उनको डेली कंठस्थ याद किया जाए, किसी को सुनाया जाए, आंसर हम लिखवा लेंगे, आपको खूब सारे लिखवा लेंगे, अभी लिखवाए थे ना एक दिन, और लिखवाएंगे धीरे 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 धीरे, आपके पहले चीजें याद तो याद होगी तब तो लिख भी लेंगे, जब याद ही नहीं होगी तो क्या लिख लेंगे, स्पीड बढ़ानी है, याद होनी चाहिए ना पहले, है ला मैं तेरे को अभी एक क्वेश्चन दे दूं तो फुल स्पीड में लिख के दे उसको, जो पढ़ाई नहीं हो अपन ने, लिखो क्या लिखा है, धन ग्रहण नहीं करता, इसी कंटिन्यू करते, इसी लाइन में लिखना ना, इसी में कंटिन्यू करो, यह किसानों के स्वाभिमान को दर्शाता है, इट शोज सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ पीजेंट्स, ये शो करता है, किस चीज को शो करता है, इट शोज सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ पीजेंट्स, यह किसानों के स्वाभिमान को दर्शाता है, इट शोज सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ पीजेंट्स, यह किसानों के स्वाभिमान को दर्शाता है। अच्छा पहला आंदोलन कौन सा था, बिजोलिया, इसमें जब सफलता मिली कि भाई कांग्रेस में बातें उठी, समझौते भी करने पड़े, लागू हुए नहीं हुए लेकिन सरकार को कम से कम नीचे तो आना पड़ा, इसे बाकी किसानों में भी क्या आएगा, मोटिवेशन, तो राजस्थान के बाकी किसान आंदोलन भी शुरू हुए हैं, तो किसको देख के, देखो इस आंदोलन ने दिस मूवमेंट
राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। वर्कड एज मोटिवेटर फॉर अदर पीजेंट मूवमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। वर्कड एज मोटिवेटर फॉर अदर पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अन्य किसान आंदोलनों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया था। वर्कड एज मोटिवेटर फॉर अदर पीजेंट मूवमेंट्स ऑफ राजस्थान। कोई भी आंदोलन होगा उसे और कोई बात हो ना हो, एक तो पक्की होगी, अवेयरनेस तो आएगी लोगों में। राजा के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो कैसी अवेयरनेस आएगी? राजनीतिक पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। लिखो, इस आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। दिस मूवमेंट इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग पीजेंट्स। इस आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। दिस मूवमेंट इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग पीजेंट्स। This movement infused political awareness among peasants. इस आंदोलन ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। Infused political awareness among peasants. महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती आंदोलन में, इससे विमेन एम्पावरमेंट कम होगा ज्यादा होगा? लिखो, महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट। महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। Women actively participated in movement. महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। Women actively participated in movement. जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, which promoted women empowerment. जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, which promoted women empowerment. जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला, which promoted women empowerment. जैसे महिलाओं के नाम लिखो। जैसे अंजना देवी, रमा देवी। इन महिलाओं के बारे में आगे और खूब सारी बातें पढ़ेंगे, क्या क्या इन्होंने आंदोलन में। एक बार अपने एग्जाम्पल के तौर पर इनके नाम लिख रहे हैं। अच्छा, उस समय के हमारे जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो राजनीतिक संगठन थे, वो आंदोलन में साथ है, वरना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग काम करते हैं। उनकी मांग ये थी कि राजा का जो राज है उसके अंदर मंत्री जनता के बीच से बनने चाहिए। राजा का जो राज है उसमें जनता को अधिकार मिलने चाहिए। सीधे सीधे किसानों की मांग से संबंधित थे नहीं, पर यहां उन्होंने किसानों को सपोर्ट किया कि नहीं किसानों तुम संघर्ष करो, हम भी तुम्हारे। लिखो, राजस्थान के राजनीतिक संगठनों ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राजनीतिक संगठनों ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान आंदोलन का समर्थन किया था। सपोर्टेड मूवमेंट। आंदोलन का समर्थन किया था, सपोर्टेड मूवमेंट। आंदोलन का समर्थन किया था, सपोर्टेड मूवमेंट। जैसे कौन कौन से संगठन थे लिखो। जैसे राजस्थान सेवा संघ, राजपूताना मध्य भारत सभा, कौन कौन से बताओ। देखे, राजस्थान सेवा संघ और राजपूताना मध्य भारत। बाकायदा जब 1919 और 1920 में तो कमीशन बने थे, तब राजपूताना मध्य भारत सभा ने कहा था हम जांच करेंगे बिजोलिया में क्या चल रहा है, लेकिन बाद में राजा ने कहा कि नहीं साहब हम खुद ही कर लेंगे। तो भी राजपूताना मध्य भारत सभा ने अपनी एक टीम बनाई थी कि जाके बिजोलिया में जांच करो। उस टीम के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था भवानी दयाल। क्या नाम था? इसी में नीचे इसी पॉइंट में लिखना, फिर अपने उसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। लिखो, भवानी दयाल के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ भवानी दयाल। इसी पॉइंट में लिखना, भवानी दयाल के नेतृत्व में, अंडर लीडरशिप ऑफ भवानी दयाल। भवानी दयाल के नेतृत्व में
राजपूताना मध्य भारत सभा अंडर लीडरशिप ऑफ भवानी दयाल, राजपूताना मध्य भारत सभा भवानी दयाल के नेतृत्व में राजपूताना मध्य भारत सभा ने आंदोलन के लिए एक जांच समिति का गठन किया था। फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी फॉर मूवमेंट, आंदोलन के लिए एक जांच समिति का गठन किया था। फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी फॉर मूवमेंट, आंदोलन के लिए एक जांच समिति का गठन किया था। फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमेटी फॉर मूवमेंट। बॉक्स बंद कर दो इस एक लाइन को, अलग से दिखे थोड़ी है ना। भवानी दयाल को अंडरलाइन करना नीचे। बिजोलिया की एक बड़ी विशेषता ये भी थी, महत्व ये भी था कि बिजोलिया की बातें खूब सारे अखबारों में पब्लिश हुई। अखबारों में जब बातें छपती है, अच्छा पहले जब क्या राजाओं के राज हुआ करते तो राजा के खिलाफ कोई भी बोल नहीं सकता, लेकिन अब अखबार जब आने लग गए थे तो अखबारों में लोग लेख लिख दिया करते। तो अब साधु सीताराम दास सीधे नहीं बोल सकते, नगारची नाम से लिख दिया, पता नहीं चला किसने लिखा। इससे और कुछ होता नहीं होता है, अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिलता है? क्या होती है अभिव्यक्ति की आजादी? बोलने की आजादी, है ना। मैं बोल सकता हूं, मेरे को एक्सप्रेस कर सकता हूं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। किसको बढ़ावा मिलता है? लिखो। समाचार पत्रों में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। न्यूज अबाउट मूवमेंट वॉज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। समाचार पत्रों में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। न्यूज अबाउट मूवमेंट वॉज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। समाचार पत्रों में आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। न्यूज अबाउट मूवमेंट वॉज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, जिससे अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिससे अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा मिला। विच प्रमोटेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे दो चार अखबारों के नाम लिखो अपना। क्या नाम बताओ देखे? प्रभा, वेंकटेश्वर समाचार, भारत मित्र, अभ्युदय। दोबारा लोग क्या नाम? प्रभा, वेंकटेश्वर, है ना। ये आंदोलन का महत्व है। पढ़ो देखिए एक बार सारी की सारी बातें। महत्व की सारी बातें अभी पढ़ो, फिर बिजोलिया की थोड़ी सी बातें और लिखेंगे, फिर बिजोलिया अपना कंप्लीट हो जाएगा।
पढ़े आपने? थोड़े से नीचे थोड़ी बातें अलग अलग रह गई जो इधर उधर की, लिखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बिजोलिया की बातें जो सीधे सीधे किसी चरण में नहीं आ रही थी, इक्का दुक्का बातें, तो वो और पढ़ते हैं आपने। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी कोई पूछ ले तो अपने याद रहे। जैसे दो नेताओं के बारे में हमने पढ़ा, एक तो तिलक और एक गांधी जी, पढ़े दो नेताओं के नाम हमने। एक उन दिनों और कांग्रेस में एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, मदन मोहन मालवीय। कौन थे? अच्छा, जो अखबार लिखे ना, वहां एक अखबार और लिखो, अभी समाचार पत्र लिखे ना, वहां एक और लिखो, केसरी। एक अखबार और लिखो, केसरी। तिलक का अखबार था, तिलक का नाम है तो मेरी याद आ गया। एक लिखो केसरी। अभी लिखे ना प्रभात, 3-4 अखबारों के नाम लिखे थे ना, उसमें केसरी अखबार और लिख लो। केसरी तिलक का ही हुआ करता था, तो इन्होंने भी खबरें छापी थी। अब देखो, हमने पढ़ा कि 1919 में अधिवेशन हुआ, उसमें तिलक ने प्रस्ताव रखा, लेकिन गांधी जी ने क्या कर दिया था? विरोध। पर गांधी जी भी अपनी जगह सही थे। उनका कहना था कि आंदोलन का फोकस एक बार क्या रखा जाना चाहिए? पूरा अंग्रेज, हमें राजाओं के खिलाफ अपनी एनर्जी लगानी नहीं चाहिए। पर गांधी जी ने यह भी कहा कि मैं राजा से पर्सनली बात कर लूंगा, कांग्रेस आंदोलन नहीं करेगी, पर्सनली गांधी जी तो कुछ भी कर सकते हैं ना। तो दोनों ने, तिलक ने और गांधी जी ने, किसने मेवाड़ महाराणा को लेटर लिखे थे, भाई इस आंदोलन पे ध्यान दिया जाए। मेवाड़ के महाराणा कौन थे उस समय? फतेह सिंह। तो दोनों ने किसको लेटर लिखे? फतेह सिंह। किसने? लिखो, तिलक तथा गांधी जी ने, तिलक एंड गांधी जी, तिलक तथा गांधी जी ने, तिलक एंड गांधी जी, तिलक तथा गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। रोट लेटर्स टू मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह। किसको पत्र लिखे थे? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। किसने? तिलक और गांधी जी ने। तिलक, दो अखबार निकलते तिलक, एक तो केसरी, केसरी में न्यूज छपती थी, एक अखबार आता था मराठा। कौन सा आता था? उसमें तिलक ने खुद ने आर्टिकल लिखा। एक तो अखबार में न्यूज छप गई, एक आपका जो संपादक वो आर्टिकल लिख रहा है यार बिजोलिया में क्या चल रहा है, तो कौन से अखबार में तिलक ने आर्टिकल लिखा था? मराठा। क्या नाम था? लिखो, अपने मराठा समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा, मराठा को इन्वर्टेड कोमा में करना, अपने मराठा समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा, अपने मराठा समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड मराठा, तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा था। तिलक रोट एन आर्टिकल इन फेवर ऑफ बिजोलिया मूवमेंट। कांग्रेस के एक और नेता कौन है बताओ? देखो, नाम लिख रखा मैंने ऊपर, मदन मोहन मालवीय। नाम सुना होगा आपने? मदन मोहन मालवीय तो मिलने आए फतेह सिंह जी से। साहब थोड़ी इस मैटर को देखो, दो लोगों ने लेटर लिखे, किसने? और एक आदमी मिलने ही आ गया था। कौन मिले थे? देखो, मदन मोहन मालवीय ने महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात की थी। मदन मोहन मालवीय मेट महाराणा फतेह सिंह। मदन मोहन मालवीय ने महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात की थी। मदन मोहन मालवीय मेट महाराणा फतेह सिंह। मदन मोहन मालवीय ने महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात की थी। किससे मुलाकात की थी? महाराणा फतेह सिंह से। किसने? मदन मोहन मालवीय ने महाराणा फतेह सिंह से मुलाकात की थी। अच्छा, जब विजय सिंह पथिकर ये गांधी जी के पास जाते हैं, गांधी जी कहते हैं कि भाई हम सीधा सीधा तो समर्थन देंगे नहीं, तो विजय सिंह पथी को गांधी जी ने बॉम्बे बुलाया कि आप बॉम्बे आओ मेरे से मिलने के लिए, और बॉम्बे आके मुझे पूरा मैटर समझा के जाओगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां पर। फिर गांधी जी ने अपने एक पीए को भेजा कि महाराणा फतेह सिंह से मिलकर आओ। गांधी जी के पीए हुआ करते थे महादेव देसाई। क्या नाम था? लिखो, दोनों बात लिखते हैं। आंदोलन की जानकारी के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट, आंदोलन की जानकारी के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ मूवमेंट,
गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को बॉम्बे बुलाया था। गांधी जी इनवाइटेड विजय सिंह पथिक टू बॉम्बे। गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को बॉम्बे बुलाया था। गांधी जी इनवाइटेड विजय सिंह पथिक टू बॉम्बे। गांधी जी ने विजय सिंह पथिक को बॉम्बे बुलाया था। गांधी जी इनवाइटेड विजय सिंह पथिक टू बॉम्बे। गांधी जी के पीए का नाम क्या था? महादेव देसाई। क्या नाम था? लिखो। गांधी जी ने महादेव देसाई को आंदोलन की जांच के लिए भेजा। आंदोलन कैसा क्या चल रहा देख के आओ। गांधी जी सेंट महादेव देसाई फॉर इंक्वायरी ऑफ मूवमेंट। गांधी जी ने महादेव देसाई को आंदोलन की जांच के लिए भेजा। गांधी जी सेंट महादेव देसाई फॉर इंक्वायरी ऑफ मूवमेंट। गांधी जी ने महादेव देसाई को आंदोलन की जांच के लिए भेजा। गांधी जी सेंट महादेव देसाई फॉर इंक्वायरी ऑफ मूवमेंट। तो ये तिलक और गांधी जी खूब सारी बातें याद रहेगी कि तिलक, आपको सिंपल कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछ ले कि तिलक और गांधी जी का, या केवल गांधी जी का ही पूछ ले कि गांधी जी का बिजोली आंदोलन में क्या महत्व है, या गांधी जी का बिजोली आंदोलन में क्या योगदान था, बता सकते हो? तो हम सारी बात बता सकते हैं कि भाई गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लेटर लिखा था, मुंबई विजय सिंह पथिक को आंदोलन के जानकारी के लिए बुलाया था, महादेव देसाई को वापस यहां पर भेजा था, गांधी जी ने नागपुर अधिवेशन नैतिक समर्थन दिया था। हालांकि हम एक आलोचना भी कर देंगे कि हालांकि अमृतसर अधिवेशन में उन्होंने हमारे बिजोली आंदोलन का क्या कर दिया था? विरोध कर दिया था, लेकिन फिर भी गांधी जी ने समय समय पर बिजोली आंदोलन को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। वे ही थे जिन्होंने तीसरे चरण में जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा था। तो लिखी जा सकती है। अब होता क्या, हमने सारी बातें अलग अलग लिखी है। तो एक तो क्या, मैं एक टॉपिक बना दूं पूरा, गांधी जी का बिजोली आंदोलन में योगदान, एक तो उसमें लिखवा दूं, एक अलग अलग लिखा। एक हमने लिखा अमृतसर में विरोध किया, नागपुर में नैतिक समर्थन दिया, तीसरे चरण में लिखा जमनालाल बजाज को भेजा, अन्य महत्वपूर्ण में 4 बातें और लिखवाई। ये आपका दिमाग होना चाहिए कि सारी एक जगह कैसे आए। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गांधी जी का बिजोली आंदोलन के दौरान क्या योगदान था? स्टूडेंट कहता है तो नोट्स में ही नहीं, ये तो टॉपिक था ही नहीं। बिजोलिया में देख लो सर, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, महत्व यही है। अरे तो ये देखिए 4 बातें, फिर कहता हाँ पर अलग अलग है ना सर। तो ये मान लो मैं साथ में लिखवा देता तो अगली बार को तीसरे का पूछ लेता, और ऐसे सबके यूं लिखवाने लग जाएंगे, फिर तो खाली बिजोलिया ही पढ़ेंगे पूरे साल, और तो कुछ बचेगा ही नहीं पढ़ने के लिए। बस जो स्टूडेंट अपना दिमाग वहां पे लगा के इन सब चीजों को इंक्लूड कर लेता है, इन सब चीजों को कंबाइंड कर देता है, उनके तो मेंस के पेपर अच्छे, जिस बच्चे से नहीं हो पाती उसके मेंस के पेपर खराब। बाकी जिन ने प्री पास किया होता है उन सब की तैयारी तो एक जैसी होती है। आप ये कह सकते हो क्या जो प्री पास करके मेंस दे रहा है कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसको कुछ ही नहीं आता? 19-20 का फर्क है। किसी को 4 सब्जेक्ट अच्छे आ सकते हैं, किसी को 2 सब्जेक्ट को दूसरे अच्छे आ सकते हैं, इतना सा फर्क होता है। बस वहां पर हाथों हाथ स्पॉन्टेनियस आपका दिमाग कैसे काम करता है, उन 3 घंटे के दौरान आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती है, उतना सा खेल है। वो कब होगा? जब हम इन चीजों को इतना अच्छे से याद कर लेंगे कि वहां पर एक साथ याद आ जाए। हम ना आगे जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वहां मैं अलग अलग जगह लिखवाता हूँ। जैसे मैं पहले दिन ही जब मिडिवल शुरू करता हूँ तो मैं लिखवाता हूँ कि मेवाड़ में एक राजा हुआ था बापा रावल, और उसने चित्तौड़ में एक सूर्य मंदिर बनवाया था। चित्तौड़ में क्या बनवाया? खत्म। फिर मैं आगे कहीं आगे आबू पढ़ाता हूँ, आबू की परमार, तब मैं लिखवाता हूँ कि आबू में एक राजकुमारी थी लाहिनी देवी, उसने बसंतगढ़ में एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। मैं ये भी लिखाता हूँ कि सिरोही में सबसे अधिक सूर्य मंदिर है। खत्म। फिर हम आगे कल्चर पढ़ते हैं। कल्चर में वापस कहीं जिक्र आता, मैं कहता हूँ गलता जी अपने प्राचीन सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। ओसिया के अंदर खूब सारे मंदिर है, उनमें एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। लोहारगल में पुराना एक सूर्य मंदिर बना हुआ है। बूढ़ा दीत में एक पुराना सूर्य मंदिर बना हुआ है। यूं करके 6-7 जगह पे, अलग अलग जगह पे मैं सूर्य मंदिर लिखवाता हूँ। अब 2023 के मेंस में क्वेश्चन है, राजस्थान में सूर्य मंदिरों पर लिखिए, लेख लिखो। सारे स्टूडेंट ने कहा ये तो है ही नहीं। अरे लिखा हुआ है, हाँ पर ये तो अलग अलग था। अब हुआ क्या, नोट्स में थे 7, किसी की वहां 3 याद आए, किसी के 4 याद आए, किसी के 5 याद आए। जिसके जितने ज्यादा याद है उसके उतने नंबर आ गए। आपको कोई पूछे गांधी जी का बिजोली आंदोलन में योगदान बताओ, आपको आएगा डोकरे ने तो विरोध ही कर दिया था। एक बात याद आई तो आपने वही लिखी, गांधी जी का कोई योगदान नहीं है, तिलक तो हमारे समर्थन में खड़े थे, यही आदमी था जो सामने खड़ा हो गया था कि नहीं करने दूंगा मैं। हालांकि फिर भी थोड़ा थोड़ा नैतिक समर्थन तो दे ही रहे थे, पर पूरी तरीके से जो होना चाहिए था वो तो नहीं था। हम तो कतई गांधी जी से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि आपके उतनी बात याद आई। तीसरे चरण वाली याद ही नहीं है कि जमनालाल बजाज को भेजने वाले भी कौन थे? गांधी जी। विजय सिंह पति को बुला के जानकारी लेने वाले भी कौन? गांधी जी। महादेव देसाई को भेजने वाले भी कौन? गांधी जी। फतेह सिंह को लेटर लिखने वाले भी कौन? 50 शब्द हो रहे, 50 शब्द हो सकते हैं 6-7 लाइनों में। बस बात खत्म होगी इतने से, आगे लिखो। एक और बड़े नेता हुए थे, उनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? इसी में एक हेडिंग डालो, लिखो गणेश शंकर विद्यार्थी।
इनका बड़ा योगदान है, अपने पत्रकार थे। विजय सिंह पथिक इस बात को जानते थे कि जब तक अखबारों में न्यूज छपेगी नहीं छपेगी तब तक आंदोलन का कोई मतलब है नहीं। आप कितने लोग लेके बैठ जाओ, यदि अखबार में छपा ही नहीं तो क्या कर लोगे। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से एक अखबार निकालते थे। कहां से? अखबार का नाम था प्रताप। क्या नाम था अखबार का? वीकली न्यूज़पेपर था। कितने दिन में आता? तो साप्ताहिक अखबार था। कैसा अखबार था? विजय सिंह पथिक ने इनको पटाया और गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी बेची। कैसी राखी बेची? कि जैसे राखी जब बहन भाई को बांधती तो कहते मेरी रक्षा करना, हम किसान आपको राखी बांध रहे हैं, इसका मतलब किसानों की रक्षा करना। पत्रकार किसानों की रक्षा कैसे कर सकता है? न्यूज छाप के। तो प्लीज हमारी न्यूज छापना। और राखी भी साधारण नहीं, किसकी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपना पूरा ध्यान दिया। हर 7 दिन अखबार कौन सा था? प्रताप। बिजोलिया की खबरें पक्की। तो बिजोलिया की खबरें सबसे अधिक यदि किसी अखबार ने छापी तो अखबार कौन सा था? प्रताप। कहां से निकलता? कब, कितने दिनों में, कौन निकालते? लिखो, हेडिंग डालिए ना आपने, गणेश शंकर विद्यार्थी लिख लिया। हाँ, अब नीचे लिखना शुरू करो। अपने प्रताप समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप, प्रताप को इन्वर्टेड कॉमा करना। अपने प्रताप समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप, अपने प्रताप समाचार पत्र में, इन हिज न्यूज़पेपर नेम्ड प्रताप, इन्होंने बिजोलिया आंदोलन की खबरें प्रकाशित की थी। He used it to publish news about Bijolia movement. He used it to publish news about Bijolia movement. इन्होंने बिजोलिया आंदोलन की खबरें प्रकाशित की थी। He used it to publish news about Bijolia movement. इन्होंने बिजोलिया आंदोलन की खबरें प्रकाशित की थी। He used it to publish news about Bijolia movement. यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। It was a weekly newspaper. यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। It was a weekly newspaper. यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। It was a weekly newspaper. जो कानपुर से प्रकाशित होता था। Which was published from कानपुर. जो कानपुर से प्रकाशित होता था। Which was published from कानपुर. जो कानपुर से प्रकाशित होता था। Which was published from कानपुर. लाइन चेंज करके नीचे लिखो। इसी में है ना, गणेश शंकर विद्यार्थी में लिखना, लाइन चेंज करके लिखना। विजय सिंह पथिक ने इन्हें चांदी की राखी भेजी थी। विजय सिंह पथिक सेंट हिम टू सिल्वर राखी। विजय सिंह पथिक ने इन्हें चांदी की राखी भेजी थी। विजय सिंह पथिक सेंट हिम टू सिल्वर राखी। विजय सिंह पथिक ने इन्हें चांदी की राखी भेजी थी। विजय सिंह पथिक सेंट हिम टू सिल्वर राखी। अच्छा, बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक उपरमाल पंच बॉर्डर कब बनाते हैं? 1917। उसी साल गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था 1917 में बिहार में किसानों का, चंपारण। कौन सा किया? गणेश शंकर विद्यार्थी बिजोलिया की खबरें तो छापते थे, साथ में किसकी खबरें छापते? भाई, पत्रकार का काम क्या होगा? सारे आंदोलन छापना। तो कोई पूछेगा कि एक ऐसे नेता का नाम बताइए या एक ऐसे पत्रकार का नाम बताइए जो बिजोलिया और चंपारण दोनों से जुड़ा हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी, है ना। बिजोलिया खबरें छाप रहे, साथ में किसकी छाप रहे थे? चंपारण। लिखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार लगा के लिखना। यह चंपारण आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। यह चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे। यह चंपारण आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। He was associated with Champaran movement also. He was associated with Champaran movement also. यह चंपारण आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। He was associated with Champaran movement also. कौन से आंदोलन से और जुड़े हुए थे? अब और सुनो। मुंशी प्रेमचंद जी का नाम सुना आपने? प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है रंगभूमि। क्या नाम है? आप यदि रंगभूमि पढ़ोगे तो उसमें किसान आंदोलन का जिक्र है। वो किसान आंदोलन अपना बिजोलिया है। नाम नहीं लिखा, किसानों की बातें की गई है, पर वो किसान आंदोलन का जिसका भी जिक्र कर रहे हैं वो कौन सा है? तो कोई पूछेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन पर प्रेमचंद जी ने कौन सा नॉवेल लिखा था, या प्रेमचंद जी का नॉवल कौन से आंदोलन पर आधारित है? नीचे अलग से लाइन लिखो। गणेश शंकर विद्यार्थी हो गए, 2 लाइनें छोड़ के अलग से लिखना। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नॉवेल ऑफ प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास, रंगभूमि नॉवेल ऑफ प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास,
रंगभूमि नोवेलो प्रेमचंद जी। बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट। किस पर बेस है वो? बिजोलिया पर। इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन बिजोलिया मूवमेंट। किस पर आधारित है? एक हेडिंग डालो, लिखो उमा जी का खेड़ा। क्या नाम बताओ? देखे, जगह का नाम है, वहां बिजोलिया में एक जगह है, यहां पर माणिकलाल वर्मा एक स्कूल चलाते थे। कौन? भाई माणिकलाल वर्मा पहले ठिकाने की नौकरी करते, ठिकाने की नौकरी छोड़ के किस में आ गए? आंदोलन में। तो खाएंगे क्या? नौकरी में तनख्वाह तो मिलती थी, अब साहब नौकरी छोड़ दी तो भूखे भजन ना हो गोपाला। भाई भूखे रह के तो आंदोलन चलाया नहीं जाएगा, तो उन्होंने एक स्कूल खोल ली। कौन सी जगह पे? तो स्कूल दो काम करती, ये तो स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ा के फीस आ जाती तो काम भी चल जाएगा थोड़ा अपना। दूसरा, वहां पर बैठ के मीटिंग कर लिया करते, किसी को पता भी नहीं चलता आंदोलन की मीटिंग है। कोई कहता क्या यार स्कूल में बात चल रही, स्कूल में बात चल रही है, बच्चों का स्कूल है, कोई ध्यान भी नहीं देता। तो इनको फरार होना होता तब भी कहाँ रुकते? स्कूल में। और पुलिस पीछे पड़ गई, कहाँ फरार होना? स्कूल में। स्कूल में कौन आएगा? टापर पढ़ रहे हैं, कौन जाके चेक करे? तो दोनों काम किए इन्होंने वहां पे बैठ के। लिखो उमा जी खेड़ा के आगे लिखो, माणिकलाल वर्मा यहाँ एक विद्यालय संचालित करते थे। माणिकलाल वर्मा ऑपरेटेड स्कूल हियर, एक स्कूल ऑपरेट करते थे। माणिकलाल वर्मा यहाँ एक विद्यालय संचालित करते थे। माणिकलाल वर्मा ऑपरेटेड स्कूल हियर। माणिकलाल वर्मा यहाँ एक विद्यालय संचालित करते थे। कौन विद्यालय संचालित करते? माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा ने आंदोलन में एक बड़ा अच्छा गीत तैयार किया था, पंछीड़ा। कौन सा गीत तैयार किया? भाई 44 साल आंदोलन चलेगा तो लोग बोर भी तो जाएंगे ना। तो जब भी लोग बोर होते, उठ के जाने लगते, तो वर्मा जी कौन सा गीत सुना देते? तो बैठो बैठो, मनोरंजन करवाता हूं थोड़ा। लिखो। हाँ, तेरे को क्या लगता है? जगह। वेरी गुड, शाबाश, इंटेलिजेंट है तू है। आंदोलन कहाँ है? तो ये जगह गंगानगर में हो सकती है, जैसलमेर में हो सकती है। चलो इंटेलिजेंट तो है यार तुम। लाइन चेंज करके लिखो, माणिकलाल वर्मा का गीत, सॉन्ग ऑफ माणिकलाल वर्मा। माणिकलाल वर्मा का गीत, सॉन्ग ऑफ माणिकलाल वर्मा। कौन सा गीत है बताओ देखे? पंछेड़ा। आगे लिख लो पंछेड़ा, डैश लगा के लिख लो आगे, माणिकलाल वर्मा गीत, डैश लगा के लिख दो पंछेड़ा। तो लोग बोर होते तो वर्मा जी कौन सा गीत गा दिया करते? पंछेड़ा। फिर लोग पंछेड़े से बोर हो गए, लोगों का वर्मा जी है ना, दिल मांगे मोर यार, क्या हर बार क्या सुना देते हो। तो फिर विजय सिंह पथिक एक नया गीत तैयार करके लाए, उसका नाम था पीड़ितों का पंछीड़ा। कौन सा था? का है तो मेरे वाला भी पंछीड़ा, लेकिन कौन सा है? लिखो, विजय सिंह पथिक का गीत, सॉन्ग ऑफ विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का गीत, क्या नाम था गीत का बताओ? पीड़ितों का पंछीड़ा। तो वर्मा जी का गीत तो कौन सा है? खाली पंछीड़ा। और उनका कौन सा है? पीड़ितों का पंछीड़ा। पर लोग दोनों पंछीड़ों से बोर हो गए। लोगों ने कहा इस बार पंछीड़े किसी ने गाया ना, इन पंछीड़ों के पांखड़े काट देंगे हम, देख लेना। तो फिर एक सिंगर बुला के लाए ये लोग, भंवरलाल, भंवरलाल जी। किसको बुला के लाए? भंवरलाल जी ने आगे भी नए नए गाने सुनाए, चंदी कुड़ी अंबरां दी पैण। लिखो, भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया था। भंवरलाल जी ऑल्सो एनकरेज पीजेंट्स बाय हिज सॉन्ग्स। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया था। भंवरलाल जी ऑल्सो एनकरेज पीजेंट्स बाय हिज सॉन्ग्स। एनकरेज किया उन्होंने। भंवरलाल जी ने भी अपने गीतों से किसानों को प्रोत्साहित किया था। भंवरलाल जी ऑल्सो एनकरेज पीजेंट्स बाय हिज सॉन्ग्स। दो राइटर हैं, सुनना देखो पहले बात। एक है शंकर सहाय सक्सेना, क्या नाम है?
और एक है पद्मजा शर्मा। कौन है? पद्मजा शर्मा। दो नाम बताओ कौन कौन? शंकर सहाय सक्सेना और दूसरे कौन है? पद्मजा शर्मा। इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी है, बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास। क्या नाम है बुक का? हिस्ट्री ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। ये बुक किसकी लिखी है बताओ? शंकर सहाय सक्सेना और पद्मजा शर्मा। क्या नाम बुक का? बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास। बोलो बुक का नाम। हिस्ट्री ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। ये बुक लिखने वाले कौन कौन है? शंकर सहाय सक्सेना और पद्मजा। लिख लो, शंकर सहाय सक्सेना तथा पद्मजा शर्मा की पुस्तक, बुक ऑफ शंकर सहाय सक्सेना एंड पद्मजा शर्मा। भंवरलाल जी अलग अलग खूब सारे गए, जो तुम गुआना चाहते थे वो। भंवरलाल जी ने कहा हमें नाचना आता था और उनको नचाने का, बस तो भंवरलाल जी ने सारे गा दिए। बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। क्या नाम बुक का बताओ देखे? बिजोलिया किसान आंदोलन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। किस किसने लिखी बताओ? शंकर सहाय सक्सेना और पद्मजा शर्मा। दोबारा बताओ, बुक का नाम क्या है? आप एक बात नोटिस करो, हमने पढ़ा कि ये खबर तिलक के अखबार में पब्लिश हुई, हमें क्या पता पब्लिश हुई थी कि नहीं हुई? कैसे पता चला इस बात का? इस किताब से। ये किताब तो अभी लिखी गई, इनको कैसे पता चला खबर पब्लिश हुई थी? हाँ, आप पढ़ते साहब गांधी जी ने पथिक को मिलने के लिए बुलाया, क्यों? गांधी जी ने आपको फोन किया था क्या कि पथिक आ रहा है, किसी को बताना मत? बस किताब में, तो किताब वाले कहां से लेके आया? वो गांधी जी के पास थोड़ी बैठा था, अखबारों से। तो इसका मतलब अखबार तो 1920 का 1925 का तो मिल जाते हैं क्या? वो आज के 100 साल पहले का अखबार मिल जाता है क्या? 1920 का अखबार मिल जाएगा? है? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया होती थी उस टाइम। गांधी जी व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे, और एक दिन इसने गांधी जी का व्हाट्सएप देख लिया, गया पता चल गया सर। हाँ? हमें क्या पता कितना टैक्स लगता था बिजोलिया में उस टाइम? हमने कह दिया साहब 84 प्रकार कर लगते थे, क्या पता? क्या प्रूफ है इस बात का 84 प्रकार के कर लगते थे? चौरी कर लगा दिया था 1903 में। 1903 मतलब आज के 122 साल पहले। आज के 122 साल पहले की बात लिख के बैठे हम, हमें क्या पता यार चौरी कर लगाया था कि नहीं लगाया था, या तलवार बंदाई लगा था, या 1906 में लगा था, इसका क्या पता? क्या पता 1916 में लग गया हो, हमने गलत लिख लिया हो। क्या प्रूफ है हमारे पास इन सब चीजों के? और हमने बार बार कहा कि हिस्ट्री बिना प्रूफ के तो हो ही नहीं सकती है। अंग्रेज रिकॉर्ड रखते थे, फिर अंग्रेज ले गए होंगे साथ में, राजाओं ने अपना रिकॉर्ड लिखवाया होगा, अंग्रेजों ने रिकॉर्ड लिखवाया होगा, फिर वो रिकॉर्ड कहां है अब? म्यूजियम में? कौन से? हाँ? कौन से म्यूजियम में? आप आपके किसके? आप आपके म्यूजियम में? मेरे म्यूजियम में तो नहीं है, तुम्हारे म्यूजियम में हो सकता है। हमारे जब देश आजाद हुआ उसके बाद सब राज्यों ने अपने अपने अलग अलग अभिलेखागार बनवाए। क्या बनवाए? राजस्थान ने जो बनाया उसका नाम है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। क्या नाम है? जिसमें पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे गए, अखबार, पुराने पुराने रिकॉर्ड्स, राजाओं के रिकॉर्ड्स, सामंतों के रिकॉर्ड्स, अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स, उस समय के यदि किसी को लेटर मिल गए तो वो लेटर, सब कुछ यहां पे रखा गया। राजस्थान वालों ने राजस्थान का रख लिया, पंजाब वालों ने पंजाब का रख लिया, और महाराष्ट्र वालों ने अपना महाराष्ट्र का। तो हमारे पुराने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो कहां रखे हुए? राजस्थान राज्य अभिलेखागार, राजस्थान स्टेट आर्काइव। कहां पे रखे हुए बताओ देखे? राजस्थान स्टेट आर्काइव, ये है बीकानेर में। ये कहां पर है? तो राजस्थान स्टेट आर्काइव में बिजोलिया के सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। उसमें ये भी मिल जाएगा बिजोलिया खबरें कहां से पब्लिश हुई, बिजोलिया में कितने टेक्स्ट है, सब मिल सकते हैं। सब पर अलग अलग है। कोई अखबार में केवल टैक्स की बात है, किसी अखबार में गांधी जी की बात है, किसी अखबार में चौरीकर की बात है, किसी अखबार में समझौते की बात है, अलग अलग मिलेंगे। उन सारी चीजों को कंबाइंड करके इन दोनों ने किताब लिखी। किस किसने?
शंकर सहाय सक्सेना और पदमजा शर्मा। इसका मतलब उनको डॉक्यूमेंट कहां से मिले? तो इन अभिलेखागार वालों ने इन दोनों को कहा कि किताब लिखो। तो कोई पूछे कि किताब पब्लिश किसने करवाई? पहले बड़ी बात लिखो, स्टार लगा के, काम की बात यही है। हाँ, गर्मी लग रही तुम? ओए भगवान, सर्दियां आ रखी है, टाबर बैठे हैं स्वेटरें पहन पहन के, तू बिना स्वेटर के हैं? नहा के नहीं आते? ये घड़ी नहा के नहीं आते इसलिए गर्मी लगता है। क्या करें, ठंड कर दें पूरी, साइबेरिया बना दें, मार दें सबको आज, कर दे थोड़ा थोड़ा। है? हाँ, लिखो। किसकी? लिखवा देंगे वो भी, तुम ये काम की बात लिखे के बाद लिखो। यह पुस्तक राजस्थान राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड बाय राजस्थान स्टेट आर्काइव, ब्रैकेट में बीकानेर लिख लेना। यह पुस्तक राजस्थान राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड बाय राजस्थान स्टेट आर्काइव्स। यह पुस्तक राजस्थान राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित की गई थी। दिस बुक वॉज पब्लिश्ड बाय राजस्थान स्टेट आर्काइव्स। किसके द्वारा पब्लिश की गई? राजस्थान राज्य अभिलेखागार। कहां पर है वो? याद रह जाएगी बात सारी। बॉक्स बॉक्स बंद कर लो, इस शंकर साय सक्सेना वाली पूरी बात को बॉक्स बंद करो। किसने पूछा हुआ है इस बुक का नाम और किसने पब्लिश किए, दोनों। ये अलग से दिखने चाहिए आपको। अब एक बिजोलिया की बात तो नहीं है, पर ऊपर एक नाम आया तो मैं अलग से एक लिखवाता हूं। ऊपर एक नाम आया, देखो, मोहन सिंह मेहता नाम आया था ऊपर, जो मेवाड़ के क्या थे, राजस्व मंत्री। उनकी एक बहुत अच्छी बुक है, बिजोलिया पे नहीं है उनकी बुक, पर बुक है तो हम यही लिख लेते हैं। भाई, राजस्थान की रियासतों ने सबसे अधिक संधियां किन सालों में की थी? 17-18। 17-18 में अपना गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो मोहन सिंह मेहता ने एक बुक लिखी थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स। मतलब भारत की रियासतों के साथ लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में अंग्रेजों के क्या रिलेशन बने थे, वो बुक किसने लिखी है? मोहन सिंह मेहता। किसने लिखी, बोलो? बुक का नाम क्या है? नीचे अलग से एक लिख लो, बिजोलिया की बात नहीं है, मोहन सिंह मेहता का नाम है तो मैंने लिखवा दिया। देखो, मोहन सिंह मेहता की पुस्तक, बुक ऑफ मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता की पुस्तक, बुक ऑफ मोहन सिंह मेहता। क्या नाम बुक का बताओ देखे? लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड इंडियन स्टेट्स। तो पहली लाइन में लिख के सही नहीं लिखता रहा, शंकर सहाय सक्सेना करवाया तो शंकर शाह लिख रहा है। अमित शाह की तरह शंकर शाह है क्या? देख उसने कैसे लिख रखा है। मोहन सिंह मेहता की पुस्तक का नाम लिखो। क्या नाम बताओ देखे? लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड, बॉक्स बंद कर दो, अलग से दिखनी चाहिए आपको। ये तो बिजोलिया की बात नहीं है कि मोहन सिंह मेहता की बात है तो हमने बुक का नाम लिख लिया। चलो अब अकेला आंदोलन पढ़ते हैं।